स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। फिर इसके बाद जो फैक्टर्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन में ग्रोथ का की रोल प्ले किया है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैं ना आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पॉपुलेशन जो बड़ी है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, जो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव असरात हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको डेफिनेशंस बताता हूँ पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पार्टिकुलर स्पीशीज लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। के किसी भी पार्टिकुलर स्पीशीज की टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं, या उसकी स्पेसिफिक स्पीशीज की जो कुल तादाद है किसी मखसूस इलाके में रहने वाली, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अब ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, इसकी डेफिनेशन पॉपुलेशन की डेफिनेशन से थोड़ी सी हट के है। ह्यूमन पॉपुलेशन इज टोटल नंबर ऑफ ह्यूमंस लिविंग इन ए पार्टिकुलर एरिया, के इंसानों की कुल तादाद जो मखसूस वक्त में मखसूस इलाके के अंदर रहती है, इसको हम ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, मैं हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है ना स्टूडेंट, ये मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि एक कॉलम में मेरे पास ये लिखा हुआ है ईयर्स, दूसरे में लिखा हुआ है पॉपुलेशन, कि कौन से साल में या किस वक्त दुनिया की आबादी कितनी थी और बाद में जो है किस स्पीड के साथ बढ़ी है। सबसे पहले मैं आपके साथ बताता हूं कि आज 10,000 BC में ना, 10,000 साल कबल अज मसीह, उसमें दुनिया की आबादी जो थी वो 5 बिलियन थी। 8,000 साल कबल अज मसीह दुनिया की आबादी जो थी वो 8 मिलियन थी। यानी कि 2000 साल में दुनिया की आबादी में कुल 3 मिलियन यानी 30 लाख लोगों का इजाफा हुआ। ठीक है, जब पहली सेंचुरी में ना, जब यानी आज 2023 है, तो जब फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है, उसमें दुनिया की आबादी थी 0.3 बिलियन। ठीक है, उसके बाद जो है 1750 उसमें दुनिया की आबादी थी 0.8 बिलियन। अब जो है मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कि इस सारे टेन्योर में ना दुनिया की आबादी में यहाँ से स्पेसिफिकली आपसे डिस्कस करता हूँ कि 1750 साल में जो आबादी है 0.5 बिलियन जो है आबादी में इजाफा हुआ है 1750 साल में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, यहाँ से यहाँ तक मैं 1750 तक, शुरू से 1750 तक डिस्कस करूँ तो आबादी के बढ़ने की रफ्तार जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी ना, वो बहुत ही कम थी। क्यों कम थी? कि लाइफ मुश्किल थी, लोगों की परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी, लोगों को अपनी फूड की सर्च के लिए एक मकाम से दूसरे मकाम पे जाना पड़ता था, ज़िंदगी मुश्किल थी। लोग जो थे वो 12-12, 16-16 घंटे ड्यूटी करते थे। जब ये स्पेसिफिकली 19th to 15th सेंचुरी का जो वक्त था ना, इसके अंदर लोग हैं 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे ड्यूटी करते थे। लोग किसी के नौकर बन के काम करते थे, यानी लैंडलॉर्ड सिस्टम था, तो उसमें लोग जो है वो नौकर बनकर काम करते थे। उससे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी, तो लोग जो थे नोमैडिक थे, लोगों की मैरिज में डिले होती थी। उसके अलावा कन्फ्लिक्ट्स होते थे, वार्स होती थी आपस में ग्रुप्स के दरमियान, तो काफ़ी सारे लोग जो है उस वजह से मर जाते थे। और ज़िंदगी इतनी मुशक्क़त थी ना कि नॉर्मल आदमी या थोड़ा कमज़ोर आदमी वो चल ही नहीं सकता था, क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट थी। ठीक है, मगर जब 1750 आया ना, उसमें बरतानिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, जब फर्स्ट टाइम दुनिया की तारीख में पहला स्टीम इंजन एक ईजाद किया गया जो दूसरी मशीनों को चलाता था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। उससे पहले, यानी इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1750 में आया, इससे पहले मशीनरी को चलाने के लिए या इंसान या बैलगाड़ी या दूसरे इस तरह की चीज़ों का मैनुअली इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 1750 में दूसरी मशीन को चलाने के लिए स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया। उसका फ़ायदा यह है कि इंसान की ज़िंदगी में थोड़ा सुकून आया, इंसान की मेहनत में कमी आई और प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। प्रोडक्शन में जो जब इजाफा हुआ तो उसके बाद जो है इंसानों को उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली मिलना शुरू हो गई। जब इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत मिलना शुरू हुई तो उसकी मेहनत कम हुई, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, डेथ रेट जो है वो कम हुआ। उससे पहले जब एग्रीकल्चर सोसाइटी आई थी ना, तकरीबन कोई 8 से 10 हज़ार साल पहले, उस वक्त भी यही था। एग्रीकल्चर सोसाइटी जब शुरू हुई थी उसमें सेटलमेंट जो थी ना वो परमानेंट या एटलीस्ट सेमी परमानेंट थी। एग्रीकल्चर सोसाइटी से पहले की जितनी भी सोसाइटी थी उसके अंदर लोग जो है नोमैडिक थे, एक लोकेशन से
दूसरी लोकेशन पर कंटिन्यूसली मूव करते थे। जब एग्रीकल्चर सोसाइटी या उसके बाद पेस्टोरल या हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सोसाइटी आई, तो उसके बाद वाली सोसाइटीज जब आई तो उसमें इंसान की सेटलमेंट जो है वो परमानेंट हुई और इंसानों ने दरियाओं के किनारों या पानी के किनारों के करीब अपनी हाउसिंग बना ली, अपने घर वगैरह बना लिए, उसके साथ जो ज़मीन थी उसको काश्त करना शुरू कर दिया। तो उस वजह से जो थी इंसानों को उनकी खुराक जो है घर बैठे हुए मिलने लगी। जब खुराक उनको घर बैठे हुए मिलने लगी तो आबादी की रफ्तार में इजाफा हुआ, आबादी के बढ़ने, पॉपुलेशन ग्रोथ में इजाफा हुआ। सबसे इजाफा तो 1750 के बाद आया है ना। सन 1800 में दुनिया की आबादी जो थी वो 1 बिलियन को टच किया। सन 1900 में जो है 1.5 बिलियन को टच किया। 1927 में 2 बिलियन हुई। 1960 में जो है वो 3 बिलियन को टच कर गई पॉपुलेशन। 1974 के अंदर 4 बिलियन हो गई। 1980 के अंदर जो है वो 5 बिलियन हो गई। 1999 में पॉपुलेशन जो है वो 6 बिलियन हो गई। 2012 में 7 बिलियन। 2022 में 8 बिलियन। मेरा ख्याल है 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जो पॉपुलेशन है ना उसने 8 बिलियन का फिगर टच किया है। उसके बाद 2023 में जो है वो 8.1 बिलियन जो है पॉपुलेशन पहुंच गई। अब सन 2100 तक 21st सेंचुरी जब एंड होगी ना, 22nd सेंचुरी स्टार्ट होगी, तो तब एस्टिमेटेड है कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी 10.9 बिलियन पीपल। तो दुनिया की आबादी जो है 10.9 बिलियन थी। तो ये आबादी जो है आप देखें 1750 से 2023 तक बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है। बल्कि आप यहाँ तक देखें कि 1980 तक जो है ना आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी 1960 को हुई थी 3 बिलियन और 1980 को हो गई 5 बिलियन। तो 20 सालों में 2 बिलियन पीपल का इजाफा हुआ। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद 1980 से 2012 यानी 1960 से 1980 में 2 बिलियन लोगों का इजाफा हुआ। 1980 से लेकर 2022 में यानी 42 सालों के अंदर 3 बिलियन लोगों का इजाफा हुआ। 20 सालों में 2 बिलियन का और 42 ईयर्स में 3 बिलियन लोगों का इजाफा हुआ। वो इजाफा क्यों हुआ कि इस दौरान ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो दुनिया का बहुत ज़्यादा था। इस साइड पे मैंने दुनिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लिखा है। अब ग्रोथ रेट परसेंटेज में अब करंटली जो है वो है 2023 का मैंने डाटा कलेक्ट किया है, उसके मुताबिक वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 0.88 है। 2009 में जो था वो सबसे कम था। दुनिया की तारीख में सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1750 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, रिसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, उसमें 1.1% था 2009 में। और सबसे ज़्यादा जो था ना ग्रोथ रेट वो 2.24 था, 2.24 था 1964 में। 1964 के बाद ऐसा ऐसा काम होना शुरू हुआ और ये तकरीबन 1980 के बाद ना इसे 2 से कम हुआ परसेंटेज। ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक ओवरव्यू था। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्लाइड में कि 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्री। चूँकि वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है इसलिए मैं दुनिया के 5 वो ममालिक जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, उनकी टोटल पॉपुलेशन वगैरह मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले है जी कंट्री चाइना जो है, इसकी पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन। इसका ग्रोथ रेट जो है वो कभी अगर आप चेक करें तो 0.0% आ रहा होता है और कभी कभी जो है चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है -0.01% आ रहा होता है। ये 0.01 या -0.01 या 0.00% जो है ये 2023 का है। दुनिया में दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की है 1.43 बिलियन। इंडियन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 2023 साल का 0.81% है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आ गया, उसकी पॉपुलेशन जो है 338 मिलियन, 338 मिलियन है। इसकी टोटल पॉपुलेशन जो है अमेरिका की वो 338 मिलियन है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 0.50% है। साल कौन सा है? 2023। उसके बाद जो है इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है वो 284 मिलियन है। इंडोनेशिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो 0.74% है और ईयर्स है 2023। उसके बाद दुनिया में 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 235 है पुराने फिगर के मुताबिक। अभी जब मरदमशुमारी होगी उसके बाद इसका ये पॉपुलेशन कुछ और होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान का करंट वो 1.98% है। साल है 2023। अगर एग्जाम्स में या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन की हिस्ट्री और उसके बारे में कुछ लिखना है तो आपने 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज के बारे में भी लाजमी लिखना है।
उसके बाद हमारी अगली स्लाइड है फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ में की रोल प्ले किया। सबसे पहला पॉइंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिल्कुल वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से एक तो प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, जॉब्स में इजाफा हुआ, जॉब्स में इजाफा होने के साथ साथ ज़िंदगी में सुकून आया, सेटलमेंट परमानेंट हुई, आमदन में इजाफा हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब दुनिया में आई ना तो एक नई मिडिल क्लास ने जन्म लिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो है या तो अमीर लोग होते थे, लैंडलॉर्ड, फ्यूडल्स होते थे, या फिर उनके वर्कर होते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नई मिडिल क्लास को जन्म दिया है। तो इस तरह लोगों की जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें बेहतरी आई है। तो ज़ाहिर है जब बेहतरी आई है, उनकी मुशक्क़त कम हुई है, उनकी लाइफ में सुकून आया, तो पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है जी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तकरीबन 1960 में ना एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, तो उसमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कुछ इस तरह थी कि जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसमें 2, 3 या 400% तक इजाफा हुआ। तो जब इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ, तो वो लोग जिनका हंगर के रिस्क की वजह से डेथ होने का ख़तरा था, स्टारवेशन का ख़तरा था, माल न्यूट्रिशन का ख़तरा था, वो ख़तरा बिल्कुल टल गया। और दुनिया की जितनी आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, उसके मुताबिक अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी वो प्रोवाइड होने लगी। तो मेरा ख्याल है न्यूमन थे बंदा जिसने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को इन्वेंट किया था, उसको बाद में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में ना एग्रीकल्चर मशीनरी आ गई, जैसे ट्रैक्टर, ब्लेड, तो इम्प्रूव्ड वर्जन के सीड्स आ गए, खादें आ गई, फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गई, कीड़े मार अद्वियात जो हैं। तो इन सारी चीज़ों के इस्तेमाल से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो दुनिया जो है जिसको रिस्क था कि लोग जो हैं वो ड्यू टू स्टारवेशन मर जाएंगे या माल न्यूट्रिशन होगी, तो वो उससे बच गई दुनिया। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है इसने आबादी में तेज़ी से इजाफा किया, ठीक है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ चिल्ड्रन। अब ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की अगर मैं बात करूं तो डेथ रेट जो था बहुत ज़्यादा था। वो क्यों था कि बच्चों की ना क्वालिटी नहीं थी। जो बच्चे पैदा होते थे उनको एनफ, उनकी जो नीड होती है, न्यूट्रिशन नीड, वो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी। उसमें एक वजह ये होती थी कि लोग जो थे वो नोमैडिक थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। दूसरी वजह ये थी कि ज़िंदगी में मुशक्क़त ज़्यादा थी। तीसरी वजह ये थी कि खुराक कम थी। तो अब जब चूँकि इस दौर में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो बच्चों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो वो बेहतर है। बच्चों को शुरू में जो इन्फेंट्स हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी रिक्वायरमेंट जो है न्यूट्रिशन की वो पूरी मिलती है। लिहाजा जब बच्चे को शुरू में खुराक पूरी मिलती है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगले लेक्चर में ना पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान में मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊँगा। सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो है ना वो भी पॉपुलेशन के में इजाफे का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा कल्चर जो है, चूँकि इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक कल्चर में हमारा रीजन इस्लाम है, तो इस्लाम जो है वो रोकता है ये जो हम एबॉर्शन करते हैं, डिले मैरिज करते हैं, या प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, या कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करते हैं, उससे रोकता है। इस्लाम कहता है कि पॉपुलेशन जो है वो जितनी बढ़ती है उसको बढ़ाओ, उसमें रुकावट की तंबीह करता है, उसको डिस्करेज करता है। तो इस तरह जो हमारे सोशल कल्चरल फैक्टर्स हैं वो भी पॉपुलेशन में इजाफे का इस रेट में बायस बन रहे हैं। लोअरिंग द डेथ रेट, शुरू में क्या था कि जब मैं आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात कर रहा हूँ, चूँकि जो मेडिकल फील्ड है ना उसके अंदर कोई एडवांसमेंट नहीं थी, मेडिकल फील्ड पुअर थी। लोगों को अगर कोई बीमारी लग जाती थी तो वो ज़्यादातर लोग उस बीमारी की वजह से डेथ हो जाती थी उनकी। लेकिन अब चूँकि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि लगभग हर मर्ज़ की दवा मौजूद है, हर मर्ज़ की मेडिसिन जो हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जिसके नतीजे में फ़ायदा ये हुआ कि जो लोगों को फ़ायदा ये हुआ कि उनकी ज़िंदगियां बच गई। यानी जिन लोगों ने कि फ़र्ज़ करें किसी को कैंसर हुआ 70, 50 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैंसर से तो लोग मर जाते थे, उसका कोई इलाज ही नहीं था। लेकिन आज कैंसर का और इसी तरह की हर बीमारी का, इवन के जो आपके गुर्दे भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, उसका इलाज जो है वो पॉसिबल है। एंड्स ऑफ वार,
पॉपुलेशन ग्रोथ की एक और वजह यह है कि दुनिया के अंदर जो जंगें थी ना वो ख़त्म हो गई हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आप चंगेज़ खान को पढ़ें या हलाकू खान को, तो आप देखेंगे कि उन्होंने दुनिया में कितनी ज़्यादा तबाही मची और उनकी वजह से लाखों लोग जो है वो लुकमा अजल बन गए, लाखों लोगों की डेथ हो गई। उसके बाद में जो रिसेंट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वार 1 जो है वो 1914 से 1914 से लेकर 1920 तक, 1914 से 1919 तक जो वर्ल्ड वार 1 हुई उसमें तकरीबन 20 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, जो दूसरी जंग अजीम हुई थी वर्ल्ड वार 2 1939 से लेकर 1945 में, उसमें एक एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 70 से 85 मिलियन लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। तो इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की जब डेथ होती थी तो उसमें उसका नतीजा ये होता था कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड की जो है वो एकदम डाउन हो जाती थी। फिर एक लंबा सा लगता था उसको मेंटेन होने में, उसी लेवल पे आने में, तो फिर कोई ना कोई जंग हो जाती थी या कोई ना कोई ऐसा फसाद हो जाता था जिसके नतीजे में जो है पॉपुलेशन जो है वो हो जाती थी कम। उसके अलावा मैं आपको नेचुरल डिजास्टर की बात बताता हूँ, जैसा कि अर्थक्वेक आता था कभी कभी, तो उसके नतीजे में सैकड़ों लोग, हज़ारों, बल्कि कभी कभी लाखों लोग भी मर जाते थे। अब अर्थक्वेक की भी प्रिडिक्शन मौजूद है। थोड़े से टाइम पहले अर्थक्वेक से इंसान को पता चलता है, ये मैं जियोग्राफी के लेक्चर में ना आपको बताऊंगा, जियोग्राफी के कोई आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है अर्थक्वेक के बारे में आपकी प्रेडिक्शन हो सकती है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी काबिल हो गई है कि वो अर्थक्वेक की भी कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो एक तो पहले प्रेडिक्शन नहीं होती थी, उस वजह से लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। अब वैल्यूएबल फ्यू सेकेंड्स मिल जाते हैं अर्थक्वेक के आने से पहले, जब लोग अपने जिस जगह पर होते हैं उससे सेफ लोकेशन पे मूव कर जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जो थे ना पहले वक्त में 1750 से मैं पहले की बात कर रहा हूँ कि जो हाउसेस होते थे या घर होते थे उनकी कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती थी कि वो अर्थक्वेक को बेयर कर सके, तो लिहाजा कच्चे घर होते थे वो कमज़ोर से होते, तो जैसे अर्थक्वेक आता था तो बंदा अंदर सोया हुआ है तो घर गिरा, बंदे की डेथ। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेथ्स थी अपना बीमारी की वजह से या जंगों की वजह से या स्टारवेशन की वजह से या हंगर की वजह से या पॉवर्टी की वजह से या नोमैडिक लोगों की वजह से या ज़िंदगी की मुशक्क़त की वजह से, वो सारी ख़त्म हो गई। अगला क्या है पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको तज़किरा किया है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया की ना इकोनॉमी बेहतर हुई है। इकोनॉमी बेहतर होने की वजह से लोगों का लिविंग स्टाइल बेहतर हुआ है, लोगों के पास पैसा आया है, पैसा आने के बाद लोगों ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, अपनी हाउसिंग पे इन्वेस्ट किया है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने पे किया है, अपनी मेडिकल चीज़ों पे, मेडिकल ट्रीटमेंट पे पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इन सारी टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस सारे रेवेन्यू ने इंसान की ओवरऑल ग्रूमिंग की है और उसकी डेथ रेट में कमी का बायस बना है। ज़ाहिर है जब इंसान अपनी इंसान के पास अगर रेवेन्यू है तो वो अपने उसको अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी उसको डिजीज़ है, तो उसका अपना जो ट्रीटमेंट है वो टाइमली करवा सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग, पहले ना पिछले दौर में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 1750 से पहले की, ये पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग। अवेलेबिलिटी ऑफ फैमिली प्लानिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि शुरू में 1750 से पहले अगर एक बच्चे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह कंटिन्यूसली बच्चे पैदा होते जाते थे। क्यों होते जाते थे? क्योंकि फैमिली प्लानिंग नहीं थी, एजुकेशन नहीं थी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं थी, ठीक है, इस तरह का जो डिले टेक्निक्स हैं बच्चे पैदा करने में वो कोई नहीं होते थे। तो बच्चे चूँकि मुसलसल एक रेगुलर वक्फे के बाद पैदा होते थे और उनकी खुराक या उनकी बाकी जो न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नहीं मिलती थी, इस वजह से जो बच्चे थे वो मर जाते थे, यानी कि शरह अमवात बच्चों की ज़्यादा थी। अब चूँकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो मौजूद हैं, पेरेंट्स जो हैं वो फैमिली प्लानिंग करते हैं कि 2 साल बाद बच्चा होना चाहिए, 3 साल बाद होना चाहिए, 1 साल बाद होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो उस बच्चा जब पैदा होता है उसको प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, तो बच्चे की हेल्थ जो है वो ठीक रहती है। हेल्थ ठीक होने की वजह से बच्चा जो है उसकी शरह अमवात कम होती है। तो ये थे मेरे आपके साथ डिस्कस करने वाले 7 पॉइंट्स जिनकी वजह से पॉपुलेशन जो है दुनिया की उसने तेज़ी के साथ ग्रोथ किया। अब जो है अगला मेरा पॉइंट है कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का इम्पैक्ट क्या है? ओवर पॉपुलेशन ग्रोथ का सबसे पहला नुकसान यह है कि दुनिया जो है वो ओवर पॉपुलेटेड हो गई है, यानी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, शहर इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि रिसोर्स जो है वो सैचुरेट होने लगे हैं, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आने लग गया है। तो इतनी ज़्यादा आबादी को सपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है फिर वसाइल भी तो चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। एक ओवर पॉपुलेशन हो गया, दूसरे नंबर पे पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गई है।
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई या एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन भी मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया था, पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, जैसे जैसे लोगों की आबादी, जैसे जैसे लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, इसी तरह लोगों की जो बेसिक नीड्स एंड वांट्स हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो लिहाजा इन बेसिक नीड्स और वांट्स को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं। जब इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं तो इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, अगर वो ओपन लैंड में फेंक दिया जाए तो वो लैंड पोल्यूशन का बायस बनता है। इंडस्ट्री, ज़्यादा लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज जब चलती हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें जो उनका इमिशन है वो इन्वायरमेंट के अंदर जाती है, तो इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूट होती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो अगर पानी के साथ मिल जाता है तो पानी पोल्यूट हो जाता है। इंडस्ट्री जब चलती है या शहरों के अंदर ट्रैफिक चलती है तो टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड, टू मीट द ह्यूमन नीड, उसका ऑब्जेक्टिव ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना होता है, और उसमें नाइज क्रिएट होता है, तो नाइज पोल्यूशन हो गई। अब न्यूक्लियर वेस्ट जो है अपने आप को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो प्लांट चलते हैं वो न्यूक्लियर पोल्यूशन का बायस बनते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड, पॉपुलेशन ग्रोथ के इम्पैक्ट की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, ये एक तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का बायस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से पैदा होती है? ये होती है गाड़ियों के चलने से, गाड़ियों के इंजन से, पावर प्लांट से, थर्मल प्लांट से, जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है। और ये इमिट, इसकी जो प्रोपोर्शन है उसके अंदर कंटिन्यूसली इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स बढ़ गई हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं जो प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है ये गैसेज रिलीज होती हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट है। तीसरे नंबर पे जो है प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर पॉपुलेशन का या पॉपुलेशन ग्रोथ का ये इम्पैक्ट है कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर आ गया है। जो नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, जिसमें कोल, ऑयल और गैस 3 मेन कंटेंटर्स हैं, तो ये ना इनको प्रोड्यूस होने में कोई मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये है कि चूंकि आबादी बढ़ गई है, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो तेज़ी के साथ यूज़ हो रहे हैं, इतनी स्पीड के साथ यूज़ हो रहे हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं या रिसर्चर कहते हैं कि इस सदी के आखिर तक जो है ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो लिहाजा आप नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पे जाएँ। तो इसका एक पॉपुलेशन ग्रोथ का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर प्रेशर आया है। इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जो जंगलात होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं या ट्रीज होते हैं, एक बड़ा एरिया, उसके अंदर जो इकोलॉजिकल लाइफ होती है वो प्रोटेक्ट होती है। तो अब चूंकि आबादी में इजाफा हुआ है, आबादी में इजाफा की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे रोड बन गए। पानी की ज़रूरत होती है तो जंगल के अंदर से कैनाल्स बन गई। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए अगर कोई नेचुरल रिसोर्सेज उस अपना जंगल के एरिया के अंदर होगा तो वहाँ पे जो है माइनिंग एक्टिविटी फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो वो उसमें रिस्क आ गया। चौथे नंबर पे जो है जंगलात की कटाई करके इतने ज़्यादा लोगों की जो खुराक है उसके मकसद के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी की जाती है, तो वो फॉरेस्ट जो है वो डैमेज हो गया। आखिरी नंबर पे फॉरेस्ट डैमेज क्यों होता है? टिम्बर माफिया या लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। और उससे आखिरी जो मेन चीज़ है कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को अकामोडेट करने के लिए नए घरों की ज़रूरत होती है, तो जंगलात के जो इलाके थे वो ऐसा ऐसा डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से इकोलॉजिकल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। उससे अगला पॉइंट जो है वो है लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ज़ाहिर है जब दुनिया की आबादी इतनी ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगी तो उस स्पीड के साथ जो एम्प्लॉयमेंट है या मुलाजमत के मौके हैं वो नहीं मिल रहे, तो जब लोग ज़्यादा हैं, जॉब्स कम हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज इस पॉइंट में कवर हो जाता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ की वजह से ना ग्लोबल क्लाइमेट जो है वो चेंज हो गया है। अब देखें, गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है, सी लेवल जो है वो राइज़ कर रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, लेंथ ऑफ सीज़न जो है वो बढ़ रही है। लेंथ ऑफ सीज़न बढ़ने के साथ साथ जो रेन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, वो एनुअल रेनफॉल में अपना चेंजिंग आ रही है। प्रिसिपिटेशन उनमें फ़र्क आ रहा है, मॉइस्चर जो होता है उसके अंदर फ़र्क आ रहा है। तो इस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह पॉपुलेशन में इजाफा है। क्यों?
पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसकी सर्वाइवल के लिए उसको नीड्स एंड वांट्स होती हैं। उन नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज लगती हैं या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। जब इंडस्ट्रीज चलती हैं तो उसकी गैसेस रिलीज होती हैं, गैसेस रिलीज होती हैं तो एमिशन होती है, एमिशन होती है तो उसका जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाती हैं। जब टॉक्सिक गैसेस बढ़ती हैं तो वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। जब इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है तो क्लाइमेट चेंज की वजह क्लाइमेट चेंज बनता है। इंक्रीज कन्फ्लिक्ट, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ रही है उतने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ रहे हैं लोगों के आपस में, चूँकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से या डिफरेंट बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनकी सोच अगर आपस में नहीं मिलती तो उसमें कन्फ्लिक्ट इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद है फूड स्ट्रेस। आईएमएफ की एक रिपोर्ट है, आईएमएफ रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की डेवलपिंग ममालिक जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ 104 हैं। 104 में से 90 डेवलपिंग कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है बनिस्बत उसकी फूड रिसोर्सेज के। यानी कि आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 104 में से 90 ऐसे ममालिक हैं जिनकी खुराक में इजाफे से ज़्यादा इजाफे के साथ उनकी आबादी बढ़ रही है। यानी कि आबादी बढ़ने की स्पीड तेज़ है और खुराक में इजाफे की स्पीड कम है। तो उस वजह से जो है फूड की जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेट होती हैं, फूड महंगी हो जाती है। जब फूड महंगी होती है तो जो पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो उसको परचेज नहीं कर सकता। जब फूड परचेज नहीं कर सकता है तो उनको हंगर, रिस्क ऑफ स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन का खतरा होता है। जब ये खतरा होता है तो उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है। जब हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो ज़ाहिर है फिर वो डेथ का बायस बनेंगे। उसके अलावा जब फूड की डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस आएगा, यानी डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम होगी, फूड स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। सप्लाई वैसे कम नहीं होगी, सप्लाई कम इसलिए पड़ेगी क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर में फूड की प्राइसेस जब बढ़ेगी तो गरीब लोग जो हैं, पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वो जब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो लोअर क्वालिटी फूड लेंगे, लोअर क्वालिटी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या इस तरह की चीज़ें लेंगे। तो क्वालिटी लो होगी तो उससे भी हेल्थ डिस्टर्ब होगी। इस तरह वाटर स्ट्रेस, तो अब पानी का इशू जो है वो भी इसी तरह है, ठीक है। पानी के ऊपर प्रेशर आया है, पानी की कंजप्शन में इजाफा हुआ है पॉपुलेशन में इजाफे की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये था मेरा आज का लेक्चर। जो उम्मीद है कि ये मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।